काली और गोरी बहन को गोद भराई में मिला शगुन। बच्चों, तुम कहाँ पर हो? चलो जल्दी से तैयार हो जाओ, घर पर मेहमान आने वाले हैं। यशोदा के 4 बच्चे थे, जिनमें से 2 बेटी और 2 बेटे थे। लेकिन उसकी बेटी पुष्पांजलि रंग में सांवली थी, जिसके लिए वह कोई लड़का ही ढूंढ नहीं पा रही थी। माँ, क्या हुआ? कौन आने वाला है घर पर? अरे बेटी, तुझे देखने वाले आ रहे हैं, जा जल्दी से तैयार हो जा, आज तुझे ड्यूटी पर जाने की कोई जरूरत नहीं है। अरे माँ, फिर से कोई ना कोई देखने आ रहा है। मैंने आपको कितनी बार कहा है, मेरे लिए रिश्ता मत ढूंढो। बेटी, मेरी बात मान, ये लोग वैसे नहीं हैं जैसे तू समझ रही है। ये लोग बहुत अच्छे लोग हैं और तेरा रिश्ता अपने बेटे से पक्का करके ही जाएंगे, मेरा तुझसे वादा है। यशोदा के कहने पर पुष्पांजलि अपने कमरे में जाती है और तैयार होने लगती है। वहीं रुचिका तैयार होकर अपनी माँ यशोदा के पास आ जाती है और उससे पूछती है, माँ बताओ, मैं कैसी लग रही हूँ? अच्छी लग रही हूँ या नहीं? रुचिका को देखकर उसकी माँ यशोदा उससे कहती है, अरे वाह मेरी प्यारी सी बेटी, बहुत सुंदर लग रही है। लेकिन मैं तुझे बताना भूल गई, अब मेरे पास सेजल का फोन आया था, वो तुझे बुला रही थी अपने घर पर। तुझे उसके पास जाना नहीं है क्या? सेजल रुचिका की सबसे बेस्ट फ्रेंड थी। उसका नाम सुनते ही वह अपनी सहेली के घर पहुंच जाती है, जिसके बाद यशोदा को थोड़ी सी शांति मिलती है। कुछ ही देर में घर पर मेहमान आ जाते हैं और यशोदा अपनी बेटी पुष्पांजलि को चाय लाने के लिए कहती है, देखिए जी, मेरी बेटी बहुत सुंदर और समझदार है। आप देख ही रहे हो, उसके अंदर संस्कार भी बहुत अच्छे हैं। ये तो ठीक है, लेकिन आपकी बेटी का रंग कुछ ज्यादा ही सांवला है। रंग का क्या है बहन जी, आपके यहाँ का पानी मेरी बेटी को गोरा बना देगा। कुछ समय बाद इसका रंग खिल उठेगा। यशोदा अपनी चिकनी चुपड़ी बातों में रिश्ता पक्का करवा लेती है, जिसके बाद दोनों परिवारों में शादी की रस्में शुरू हो जाती हैं। सबसे पहले यशोदा अपनी बड़ी बेटी पुष्पांजलि की शादी करवाती है। पुष्पांजलि शादी के बाद अपने घर को बहुत अच्छे से संभाल लेती है। वहीं उसकी शादी होते ही यशोदा अपनी बेटी रुचिका की चट मंगनी पट ब्याह करवा देती है, क्योंकि उसके लिए लड़का पसंद करने में ज्यादा टाइम नहीं लगता। रुचिका रंग रूप में सुंदर थी। शादी के बाद वह अपने ससुराल की सभी जिम्मेदारियों को अच्छे से समझ लेती है। अब दोनों बहनें अपने अपने ससुराल में खुशी से रह रही होती हैं। अरे पुष्पांजलि, तुमने मेरे लिए लंच नहीं बनाया है क्या? लंच बनकर तैयार है, ये लीजिए, आप इसे ले जाइए। पुष्पांजलि खुशी खुशी अपने पति प्रवीण को लंच देकर उसके ऑफिस भेज देती है। उसकी ये खुशहाल जिंदगी से वो बहुत खुश थी। वहीं पुष्पांजलि के पति के जाते ही उसके दोनों भाई उसके पास आते हैं और कहते हैं, अरे दीदी कैसी हो? शादी के बाद तुम अपने दोनों भाइयों को भूल गई, इसीलिए हमने सोचा कि हम आकर आपसे मिल लें। दीदी, काफी दिनों से मन कर रहा था कि आपको देख लें और आपसे मिलने चले आए। अपने दोनों भाइयों को अपने सामने देखकर पुष्पांजलि हंसने लगती है और हंसते हुए कहती है, ओहो, तुम दोनों ना मेरे ही भाई हो और तुम्हारी नस नस से वाकिफ हूं मैं। वैसे तो हमेशा मेरी टांग खींचते रहते हो और आज देखो कितना प्यार आ रहा है तुम्हें मुझ पर। चलो अब बताओ, क्या परेशानी है तुम्हें और मेरी किस चीज में तुम्हें मदद चाहिए? कुणाल और दिव्यांश दोनों ही अपनी बहन की बात सुनकर खुश हो जाते हैं। इसके बाद वो दोनों पुष्पांजलि से कहते हैं, दरअसल दीदी कुछ पैसे रखे थे, वो पैसे माँ की दवाइयों में सारे खर्च हो गए और अब हमारे एडमिशन के लिए हमें पैसे चाहिए थे। वहीं माँ की तबीयत भी ठीक नहीं है और हमारे पास 1 रुपया भी नहीं बचा। अगर आप हमारी थोड़ी मदद कर देती तो अच्छा होता। हम माँ का इलाज भी करवा लेते और अपनी कॉलेज की फीस भी भर देते। बस इतनी सी बात, तुम दोनों यहीं रुको, मैं अभी पैसे लेकर आती हूँ। पुष्पांजलि अपने पति के लॉकर से पूरा 1 लाख रुपया निकालकर अपने दोनों भाइयों को दे देती है, जिसे लेकर उसके दोनों भाई खुशी खुशी वहां से चले जाते हैं। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन अचानक से यशोदा की तबीयत बहुत खराब हो जाती है, जिसके चलते डॉक्टर उसे जवाब दे देते हैं, पेशेंट की बीमारी बहुत ज्यादा बढ़ गई है और ये हैजा की प्रॉब्लम जानलेवा होती है। आपको पहले ही इलाज करवा लेना चाहिए था। अब ये जिंदा रहेंगी या भगवान को प्यारी हो जाएंगी, ये तो ऑपरेशन के बाद ही पता चलेगा। डॉक्टर कुणाल और दिव्यांश से पेपर पर साइन करवा लेते हैं, जिसके बाद वह यशोदा का इलाज करने के लिए उसे ले जाते हैं। लेकिन इलाज के दौरान यशोदा भगवान को प्यारी हो जाती है, जिसके चलते अब वह चारों बहन भाई अनाथ हो जाते हैं।
इधर यशोदा ने अपने चारों बच्चों का साथ छोड़ दिया था, तो उधर पुष्पांजलि के पति प्रवीण को उसके बिजनेस में बहुत बड़ा लॉस हो जाता है। क्या बताऊं पुष्पांजलि, मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मुझे इतना बड़ा लॉस हो जाएगा। अब मैं क्या करूं, सारी चीज नीलामी में चली जाएगी। जैसा कि प्रवीण कहता है, इस तरह अगले ही दिन सारी चीज और उसका घर नीलामी में बिक जाता है और उन्हें किराए के मकान पर रहना पड़ता है। अचानक से बेचारी पुष्पांजलि के ऊपर बहुत सारे दुखों के पहाड़ टूट पड़ते हैं। तो वहीं उसकी गोरी और सुंदर बहन के पति का बिजनेस अच्छा खासा चलने लगता है और वह धीरे धीरे बहुत ज्यादा अमीर हो जाती है। इसी के चलते पुष्पांजलि के दोनों भाई उसे पूछना बंद कर देते हैं और सिर्फ अपनी छोटी बहन रुचिका के पास ही जाना शुरू कर देते हैं। इसी दौरान वह दोनों गर्भवती हो जाती हैं। देखो सर्वेश जी, मैं प्रेग्नेंट हूँ और आप पिता बनने वाले हो। हम एक नए परिवार की शुरुआत करने जा रहे हैं। ये तो बहुत खुशखबरी की बात है। आज ही मैं अपनी कंपनी में मिठाइयाँ बंटवाऊंगा। एक काम करो, अपने भाई बहनों को तुम डिनर पर बुला लो। सर्वेश के कहने पर रुचिका अपनी काली बहन और अपने दोनों भाइयों को घर पर डिनर के लिए बुला लेती है, जहाँ कुणाल और दिव्यांश केवल रुचिका से ही बात करते हैं और वो दोनों अपनी बड़ी काली बहन की तरफ जरा भी नहीं देखते। डिनर खत्म होने के बाद भी पुष्पांजलि को अकेले ही अपने घर लौटना पड़ता है। अरे तुम बहुत जल्दी आ गई अपनी बहन के घर से। सही से खाना तो खाया तुमने? हाँ, खा लिया। पुष्पांजलि का उतरा हुआ चेहरा देख प्रवीण सब समझ जाता है, जिसके चलते वो उससे कुछ देर बातें करता है। प्रवीण उसका बहुत ज्यादा ख्याल रखता है। तो वहीं पुष्पांजलि के दोनों भाई उसे बताए बिना अपनी पसंद की लड़कियों से शादी कर लेते हैं। देखते ही देखते दोनों बहनों को प्रेगनेंसी का 6वां महीना चलने लगता है और वहीं उन दोनों के भाइयों को अच्छी नौकरी मिल जाती है, जिसके चलते रुचिका उनसे गोद भराई की रस्म के लिए कहती है, देखो भैया, आपकी दोनों बहनें गर्भवती हैं और हमारे बच्चे होने से पहले आप दोनों को हमारी गोद भराई की रस्म को पूरा करना होगा। रुचिका की बात सुनकर उसके दोनों भाई गोद भराई की रस्म के लिए तैयार हो जाते हैं। वहीं रुचिका अपनी बड़ी बहन पुष्पांजलि को गोद भराई की रस्म के लिए अपने घर पर ही बुला लेती है, जहां वो दोनों बहनें अच्छे से तैयार होकर गोद भराई की रस्म के लिए बैठ जाती हैं। ये लो मेरी प्यारी बहन, ये सारी बनारसी साड़ियाँ, ये गहने, ये मिठाई के डिब्बे और ये कश्मीरी शॉल, और आने वाले प्यारे नन्हे मुन्ने बच्चे के लिए ये सारे कपड़े। कुणाल और दिव्यांश दोनों ही अपनी गोरी बहन को बहुत कुछ देते हैं, लेकिन अपनी काली बहन को कुछ नहीं देते। भैया, आपने मेरी गोद भराई तो कर दी, लेकिन बड़ी दीदी की गोद भराई तो करो, उन्हें भी तो शगुन दो। क्या जरूरत है इस काली कलूटी को कुछ देने की? इसको देने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है। वैसे भी इस काली कलूटी को देने का कोई फायदा नहीं, कुछ इसके ऊपर तो कोई भी साड़ी नहीं खिलेगी। रंग से देखो बिल्कुल काली मसानी लगती है, पता नहीं क्या खाकर पैदा हुई है जो इतनी काली है। उन दोनों की बातें सुनकर रुचिका अपनी दोनों नई नवेली भाभियों के मुंह पर जोरदार तमाचा मारती है। रुचिका, ये क्या बदतमीजी है तुम्हारी? हिम्मत कैसे हुई अपनी भाभियों के मुंह पर चांटा मारने की? ये चाटा तो मुझे आप दोनों के मुंह पर भी मारना चाहिए था। अरे जब बड़ी बहन ने बचपन से तुम्हें संभाला, तुम्हारी परेशानियों में तुम्हें पैसे दिए, तुम्हारे कॉलेज के एडमिशन तक कराया, आज जब उनके पास कुछ नहीं है तो तुम उसे इस तरह धुतकार रहे हो। तुम लोगों को तो शर्म के मारे मर जाना चाहिए। रुचिका की बात सुनकर दिव्यांश और कुणाल दोनों को शर्मिंदगी महसूस होती है, जिसके चलते वो दोनों पुष्पांजलि से माफी मांगते हैं और उसके लिए रुचिका से ज्यादा शगुन लाकर उसको देते हैं। वहीं मंशा और काव्या भी पुष्पांजलि से माफी मांग लेती हैं, जिसके बाद पुष्पांजलि उन सभी को माफ कर देती है। तुम दोनों तो मेरे भाई हो, मुझे तुमसे कोई गिला शिकवा नहीं। रही बात तुम्हारी पत्नियों की, तो कोई बात नहीं, मैं इन्हें माफ कर देती हूँ। उस दिन के बाद दोनों बहन बहुत सुंदर बच्चों को जन्म देती हैं। वहीं पुष्पांजलि के पति प्रवीण का बिजनेस दोबारा से शुरू हो जाता है, जिसके चलते वो लोग पहले की तरह अमीर हो जाते हैं। अब पुष्पांजलि अपने जीवन में और अपने भाई बहनों के साथ खुशी खुशी रहने लगती है।